हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट। सो गाइज, इससे पहले की जो क्लासेस थी वो क्लासेस थी राउट के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल, जिसके बारे में कल की क्लासेस में हुआ था डिस्कस। सो गाइज, कल जाना था आखिर में राउट के नियम पर आधारित जो न्यूमेरिकल आते हैं वो किस तरह से आते हैं, किस तरह के आते हैं। सो आज की जो क्लासेस है वो क्लासेस रहेगी पराशर दाब पर आधारित। किस पर आधारित रहेगी? पराशर दाब पर आधारित। आज जानेंगे आखिर में पराशर दाब होता क्या है। लेकिन इस टॉपिक पर पहुंचने से पहले, किस पर, पराशर दाब के बारे में बताने से पहले हम जान लें, क्या जान लें कि आखिर में पराशर होता क्या है। क्या आखिर में पराशर होता क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं पराशर के बारे में। किसके बारे में? पराशर के बारे में। तो चाहे XYZ कोई भी हो, चाहे राउट का नियम हो, XYZ किसी का भी टॉपिक हो, तो उसको समझने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कोई कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कहानी पूरी नहीं होती है, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कहानी पूरी नहीं होगी, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कहानी पूरी हो जाएगी। क्योंकि जो मूवी का ट्रेलर होता है उसी से मालूम चलता है कि मूवी कितनी दमदार होगी, मूवी कितनी दमदार होगी। तो सबसे पहले इसका क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे तो अच्छी तरह से आपको क्या होगा, कोई भी हो टॉपिक वो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो क्या करते हैं, पराशर का लेते हैं टॉपिक, आखिर में कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो जैसे एक ले ली हमने अर्धपारगम झिल्ली, जैसे ये है एक अर्धपारगम झिल्ली है। क्या है ये? अर्धपारगम झिल्ली है। कौन सी बेटा झिल्ली है? अर्धपारगम झिल्ली। तो ये है अर्धपारगम झिल्ली। तो ये भी जान लेते हैं कि अर्धपारगम झिल्ली होती क्या है, अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो जो अर्धपारगम झिल्ली होती है इससे क्या होता है, जैसे कोई विलेन है। क्या है? विलेन। विलेन में क्या होता है? विलायक होता है और विलेय होता है। अगर हम किसी विलायक को अर्धपारगम झिल्ली में से छानेंगे या प्रवाहित करेंगे तो पूरा प्रवाहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा छन जाएगा। लेकिन जब हम किसके, विलेय के अणुओं को इससे छानेंगे तो छनेगा नहीं, मतलब अर्धपारगम झिल्ली में से प्रवाहित नहीं होगा। किसके अणु? विलेय के अणु। लेकिन विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली में से प्रवाहित हो जाएंगे। तो ये क्या होती है? अर्धपारगम झिल्ली होती है। जैसे जल के अणु क्या हो जाएंगे? अर्धपारगम झिल्ली में से प्रवाहित हो जाएंगे, आर पार हो जाएंगे। लेकिन अगर जल में हम क्या मिला दें? शहद मिला दें। क्या मिला दें? शहद। तो शहद क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलेय। तो शहद अर्धपारगम झिल्ली में से प्रवाहित नहीं हो पाएगा। तो उसमें जो अर्धपारगम झिल्ली है तो उसमें शहद के कुछ ना कुछ कण उपस्थित बने रहेंगे। तो क्या होती है अर्धपारगम झिल्ली? जिसमें विलेय के अणु आर पार नहीं हो पाते लेकिन विलायक के अणु आर पार हो जाते हैं, उसे कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। जैसे जो अंडे के अंदर की झिल्ली होती है, अंडे के अंदर की झिल्ली होती है वो क्या होती है? अर्धपारगम झिल्ली होती है। और जैसे प्याज की जो झिल्ली होती है, प्याज की जो ऊपरी झिल्ली होती है वो अर्धपारगम झिल्ली होती है। जैसे अपनी जो त्वचा है, ये जो त्वचा है, ऊपरी जो सतह है वो क्या है? वो भी अर्धपारगम झिल्ली है। जब त्वचा पर हम लोग क्या लगाते हैं? मेडिसिन लगाते हैं, तो त्वचा उससे क्या कर लेती है? सोख लेती है। तो ये सब क्या है? ये है अर्धपारगम झिल्ली है। तो ये क्लियर हुआ अर्धपारगम आखिर में झिल्ली होती क्या है। अब आगे जानते हैं, ये है अर्धपारगम झिल्ली। इसके आस पास ले लिया हमने विलयन ले लिया। क्या ले लिया? विलयन। ये क्या है? इतना विलयन है। और अर्धपारगम के झिल्ली इस साइड भी क्या ले लिया? विलयन ले लिया। क्या ले लिया? ये ले लिया विलयन। क्या ले लिया? विलयन।
तो ये हो गया विलेन। किसके पास? अर्धपारगम झिल्ली के इस साइड भी विलेन है और इस साइड भी विलेन है। ये विलेन है कम सांद्रता वाला। कैसा विलेन है? कम सांद्रता वाला। और ये जो विलेन है वो है अधिक सांद्रता वाला। कैसा विलेन है? अधिक ये विलेन है अधिक सांद्रता वाला और ये विलेन है कम सांद्रता वाला। तो अब यहीं से किसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी? परासरण। आखिर में परासरण होता क्या? तो ये अर्धपारगम झिल्ली होगी, इधर कम सांद्रता का विलेन हो गया, इधर अधिक सांद्रता का विलेन हो गया। तो अब यहां से क्या स्टार्ट होगा? जब कोई विलायक है, क्या है? विलायक है। जब विलायक के अणु, किसके अणु? विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलेन से अधिक सांद्रता वाले विलेन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से क्या हो जाए? गुजर जाए। क्या हो जाए? गुजर जाए। क्या हो जाए? गुजर जाए। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं? परासरण। क्या बताया? जब विलायक अणु, किसके अणु? विलायक के अणु, किसके अणु? विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलेन से अधिक सांद्रता वाले विलेन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से क्या हो जाए? प्रवाहित हो जाए, यानी कि गुजर जाए। तो वह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। परासरण मतलब क्या होता है? बहना। क्या होता है? बहना। तो क्या बताया है? जब विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलेन से अधिक सांद्रता वाले विलेन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से क्या हो जाए? प्रवाहित हो जाए या गुजर जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण। तो क्या बताइए? जब विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलेन से अधिक सांद्रता वाले विलेन की ओर अर्ध पारगम झिल्ली में से प्रवाहित हो जाएं, तो उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। तो ये हो गई किसकी डेफिनेशन? परासरण। आखिर में परासरण होता क्या? अब आगे देखते हैं क्या किस पर है आधारित? परासरण दाब पर आधारित है। कौन सा टॉपिक है? परासरण दाब। तो परासरण हो गया क्लियर। अब जानते हैं परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण दाब क्या होता है? परासरण को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए? परासरण को रोकने के लिए अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलेन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण दाब। किसे रोकने के लिए? परासरण को रोकने के लिए। किसे रोकने के लिए? परासरण को रोकने के लिए। किसके द्वारा बल लगाया जाएगा? अर्धपारगम झिल्ली द्वारा बल लगाया जाएगा। किस पर लगाया जाएगा? विलेन पर लगाया जाएगा। तो वह जो न्यूनतम दाब होगा वो क्या होगा? परासरण दाब होगा। क्या होगा? परासरण दाब। ये भी क्या हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ये क्या है? परासरण दाब है। तो परासरण दाब क्या बताया है? परासरण दाब क्या है? परासरण को रोकने के लिए परासरण को रोकने के लिए अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा विलेन पर लगाया गया
वह न्यूनतम दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया परासरण दाब। क्या बताया? परासरण को रोकने के लिए अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। तो जो परासरण दाब है, किसको? परासरण को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है? दाब लगाया जाता है। वह होता है परासरण दाब। न्यूनतम जो दाब होता है वह होता है परासरण दाब। परासरण दाब के बारे में एक वैज्ञानिक आए, वान ठाप। क्या है? वान ठाप वैज्ञानिक थे। उन्होंने परासरण पर क्या दिया? कुछ नियम दिए। क्या दिए? कुछ नियम दिए। उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट। किसने? वान ठाप ने। तो एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने उस पर क्या दिए? निम्नलिखित कुछ नियम दिए। किस पर? परासरण पर। किस पर? परासरण पर। तो वो नियम किस पर थे? नंबर फर्स्ट, चार्ल्स नियम। किस पर था? चार्ल्स का वान ठाप नियम। सेकेंड, बॉयल का वान ठाप नियम। इन दोनों को जोड़कर एक आया था। क्या आया था? गैसीय, आदर्श गैसीय समीकरण या आदर्श गैसीय नियम। वान ठाप ने जो इन दोनों को क्या जोड़ा था नियम के साथ? चार्ल्स वान ठाप नियम और बॉयल वान ठाप नियम को जोड़कर एक आया था समीकरण। क्या आया था? समीकरण। कौन समीकरण था? पीवी बराबर, या पीवी मान लो, या पी की जगह पे पाई भी आ सकता है, कहीं पर भी पाई भी लिखा हो सकता है। तो पी या पाई एक ही है। तो पीवी बराबर क्या है? एनआर टी। क्या है? एनआर टी। तो एक ये है समीकरण। क्या है? समीकरण। या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, पी बराबर, ये वी है, वी इसके नीचे चला जाएगा अपॉन में, तो क्या हो जाएगा? एन अपॉन वी आर टी। क्या हो जाएगा? एन अपॉन वी आर टी। तो एक ये भी फॉर्मूला हो सकता है। और एन अपॉन वी यानी कि इसमें पीवी में ये दाब है, ये आयतन है, ये मोलों की संख्या है, ये गैसीय स्थिरांक है और टी क्या है? टेम्परेचर है। भाई इसमें है तो ये जो एन अपॉन वी यानी कि मोलों की संख्या अपॉन में आयतन, वो किसके बराबर होता है? वो होता है सांद्रता के बराबर। यानी कि सांद्रता को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। तो एन अपॉन वी की जगह पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सी आर टी। सी आर टी। तो एक ये हो जाएगा। सी क्या है? सांद्रता है। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, P बराबर सी एस टी, यानी कि R भी गैसीय स्थिरांक है और S भी गैसीय स्थिरांक है। कहीं कहीं ये भी लिखा आ सकता है, कहीं कहीं ये भी लिखा आ सकता है। तो ये हो गए फार्मूले। क्या हो गए? फार्मूले। इन फार्मूलों से, इन समीकरणों से कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। क्या आते हैं? कुछ न्यूमेरिकल, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो पूछे जाते हैं, सिर्फ वही आपको इन क्लासेस में मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं 12th में। तो वो क्या है? ये समीकरण। इनसे क्या होते हैं? इनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल। पहला क्या? पीवी बराबर एनआरटी। यदि किसी में इनमें से, यानी कि पी क्या है? दाब है, प्रेशर है। वी क्या है? आयतन है, वॉल्यूम है। एन क्या है? मोलों की संख्या है। आर क्या है? गैसीय स्थिरांक है। और टी क्या है? टेम्परेचर है। आर का मान क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? आर का 0.0821 क्या है? ये निश्चित मान होता है। किसका? आर का। यानी कि आर और एस ये एक ही है, चाहे आर लिख लो चाहे एस लिख लो। तो इनमें से कितने हैं? 3 और 2 5। इनमें से 4 की वैल्यू दी जाए और एक पूछा जाए, इनमें से अगर पीवी दिया गया है, आरटी दिया गया है, ये आर का तो निश्चित है, टी दिया गया है, एन पूछा गया, तो ये फार्मूला लग जाएगा। यदि इनमें से पी दिया गया है और टी दिया गया, आर का निश्चित होता, सांद्रता पूछी गई, तो ये फार्मूला लग जाएगा। इसमें भी एक ही है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, एक ही है। इनमें चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, एक ही है।
तो दो फार्मूले हैं, ये है और ये है। तो इनमें से क्या होते हैं, इनसे क्या निकलता है, इनसे आते हैं कुछ न्यूमेरिकल, क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये हो गया समीकरण। पराशर दाब पर आधारित जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो इस तरह इस समीकरण से पूछे जाते हैं। और इसमें कुछ मालूम क्लियर कर लेते हैं। जो टेम्परेचर होता है, क्या होता है, जो परम ताप होता है, उस जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें जो परम ताप होगा वो होगा डिग्री सेल्सियस में दिया जाएगा। किसमें दिया जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। किसमें दिया जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। और इसे हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। किसे कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस को किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन में करना है। तो जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 273 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 273 जोड़ देंगे। जब भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें डिग्री सेल्सियस में, क्वेश्चन में क्या होगा, जो परम ताप होगा वो डिग्री सेल्सियस में दिया जाएगा, उसे हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। कितना ऐड करना है, 273 ऐड करना है, तो वो हो जाएगा केल्विन में। ये भी याद रखना है। टेम्परेचर का क्या याद रखना है, जब डिग्री सेल्सियस में दिया जाएगा तो उसमें हमें क्या करना है, 273 ऐड कर देना है। तो क्या क्लियर हुआ, आज आपका हुआ क्लियर पराशर दाब। आखिर में पराशर दाब होता क्या, पराशर भी समझाया। और इससे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो किन समीकरणों से आते हैं, किन फार्मूलों से आते हैं, तो ये भी आज सब क्लियर हुआ। अब जो इससे आगे के जो न्यूमेरिकल हैं इससे आधारित, वो आपको कल की क्लासेस में मिलेंगे। सो गाइज, अभी भी जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियोज पसंद आ रही हो तो वीडियोज को लाइक जरूर करें, और वीडियो अधिक पसंद आए तो अपने ग्रुप में आगे शेयर करें।